ओम श्री परमात्मने नमः। ग्रंथ पितामही विद्यापीठ संकल्पना एवं स्वरूप। लेखिका इंदुमती कादरे जी। अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 55। पाठ्यक्रम का निरूपण। पाठ्यक्रम निरूपण। आचार्यों ने विभिन्न पाठ्यक्रम को चलाने की दृष्टि से पाठ्यक्रमों का व्यवस्थित निरूपण किया। इसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, अध्ययन, अध्यापन पद्धति, सामग्री तथा अन्य विशेष प्रयोजनों का समावेश किया। अन्य लोगों को समझने की दृष्टि से और तैयारी करते समय भी समझ स्पष्ट हो, यह आवश्यक है। इस दृष्टि से यह निरूपण उपयोगी था। इन पाठ्यक्रमों में प्राथमिक रूप से सभी आयु वर्ग का विचार किया गया था। यह प्रारंभिक परंतु सर्वसमावेशी विषय सूची थी। यह पूर्णतः अभिनव स्वरूप था। अब तक किसी ने ऐसा विचार नहीं किया होगा, परंतु इसे देखकर ही लगता था कि यह बहुत उपयोगी और आवश्यक था। चौथे का पहला 4.1 4.1 वर वधू चयन। धर्म, संस्कृति, कौशल, संपत्ति आदि की परंपरा बनी रहे, इस दृष्टि से विवाह संस्कार की योजना हुई है। विवाह स्त्री और पुरुष का होता है। विवाह के उपरांत बालक का जन्म होता है और नई पीढ़ी का प्रारंभ होता है। नई पीढ़ी समर्थ बने, इसके लिए समर्थ माता पिता चाहिए। समर्थ माता पिता हेतु समर्थ पति पत्नी चाहिए। समर्थ पति पत्नी हेतु समर्थ वर और वधू चाहिए। वर्तमान समय में युवक को अच्छा वर तथा युवती को अच्छी वधू बनने हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस पाठ्यक्रम का निरूपण किया गया है। उद्देश्य पहला है उद्देश्य, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। दूसरा, अच्छे गृहस्थ आश्रम के लिए। और तीसरा, समाज और राष्ट्र का अच्छा व्यक्ति होने के लिए और अच्छी नई पीढ़ी को जन्म देने के लिए हर युवक को अच्छा वर और हर युवती को अच्छी वधू बनना चाहिए। ये तो इसका उद्देश्य है। दूसरा है पाठ्यक्रम किसके लिए है। पाठ्यक्रम किसके लिए? जिसे वर और वधू बनना है, ऐसे युवक और युवतियों के लिए। दूसरा है अपनी संतान को अच्छा वर और वधू बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता करने की जिनकी इच्छा है, ऐसे माता पिताओं के लिए है। और किसके लिए है? युवा छात्र छात्राओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए है। कुटुंब शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए है तथा समाज हितैषी सुसज्जनों के लिए है। अगला है पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है। तो इसकी सामान्यता 20 दिन है और प्रतिदिन 4 घंटे, आवश्यकता के अनुसार कम और अधिक। और विशेष है पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सा युवक युवतियों के लिए समान रहेगा और कुछ भिन्न। चौथा है प्रवेश की योग्यताएं क्या होंगी इसमें। पहली है अपनी स्वतंत्र इच्छा। दूसरा, गुरुजनों में श्रद्धा, उनके प्रति आदर भाव, नियमितता जिनमें हो, अनुशासनशीलता हो, गृह पाठ और स्वाध्याय की तत्परता और विनयशीलता। ऐसे लोगों का इसमें प्रवेश की योग्यता होगी। और अगला है प्राप्त ज्ञान से व्यवहार में लाने की और उसे अन्यों को लाभान्वित करने की तत्परता। ऐसे लोग इसमें प्रवेश करने के योग्य होंगे। चौथा हो गया। अब पांचवा है पाठ्यक्रम के विषय। अच्छे वर्ग के लक्षण, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक। ये एक बहुत अच्छा सा चित्र इसमें दिया है, मैंने कल और दिखा दूं। ये चित्र इसमें दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट प्रश्न, अच्छी वधू के लक्षण, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक। अच्छा वर बनने के लिए क्या करें, अच्छी वधू बनने के लिए क्या करें। वर और वधू के लिए विवाह की उचित आयु क्या होगी। कुल, प्रवर, गोत्र, वर्ण, जाति क्या है और उनकी विवाह में क्या भूमिका है। वर और वधू की विवाह पूर्व तैयारी,
अगला है विवाह संकल्पना तथा पाश्चात्य और भारतीय विवाह संकल्पना का तुलनात्मक विचार की उसमें तुलनात्मक हमारे यहाँ क्या उत्तम है। विवाह और व्यक्ति, विवाह और कुटुंब, विवाह और समुदाय, विवाह और राष्ट्र। अगला है वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य में विवाह संकल्पना का उलझा हुआ प्रश्न। अगला है कैसे वर के लिए कैसी वधू और कैसी वधू के लिए कैसे वर का चयन किया जाना चाहिए, इसके मापदंड। विवाह के संदर्भ में वर और वधू की शैक्षिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक, धार्मिक स्थिति पर विचार। गृहस्थ आश्रम की पूर्व तैयारी, गृह संचालन और अर्थार्जन की क्षमता प्राप्त करना। विवाह संस्कार, विवाह विधि, वर्तमान संदर्भ। विवाह संस्कार, विवाह विधि का वर्तमान संबंध। अगला है युक्ति से स्त्री और स्त्री से पत्नी और पत्नी से गृहिणी तथा युवक से पुरुष और पुरुष से पति और पति से स्वामी बनने की यात्रा। गृहस्थ आश्रम, पति पत्नी के संबंध, काम से प्रेम की यात्रा। गृहस्थ आश्रम, कुटुंब, समुदाय, राष्ट्र, विश्व और सृष्टि तथा दंपति का संबंध। अगला है धान्यो गृहस्थ आश्रम। अगला है कुटुंब एकात्म संबंध का केंद्र। तो इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम के विषय थे। अब इन विषयों को जो है इनकी अध्ययन और अध्यापन की पद्धतियां क्या होंगी। पहली है मुक्त चर्चा, मुक्त चिंतन और मुक्त वार्तालाप। उपनिषद पद्धति अथवा प्रश्नोत्तर और जिज्ञासा समाधान। स्वाध्याय, प्रश्नावलियों के आधार पर अपनी धारणाओं, अभिमतों और दृष्टिकोण को निश्चित करना, अपने विचार का आकलन करना। अन्यों का आकलन जानकर सामूहिक आकलन तैयार करना। अगला है कुटुंब का सर्वेक्षण करना और उसके आधार पर परिस्थिति का आकलन करना। अगला जीवन के नियोजन के बारे में विचार करना। अगला व्याख्यान माला। तो ये तो थी अध्यापन और अध्ययन की पद्धतियां। अब है अगला छठा नंबर, अध्ययन और अध्यापन की सामग्री क्या क्या होगी। तो सामग्री होगी, पहली है पुस्तक, दूसरी प्रदर्शनी, तीसरा चित्र और आलेख, चौथा गीत, पांचवा कथा पर आधारित नाटक, छठा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सातवां सुनने हेतु व्याख्यान, आठवां आवश्यकता और सुलभता के अनुसार अन्य। तो ये हुए इसकी अध्ययन और अध्यापन सामग्री। अब सातवां समय का नियोजन कैसे होगा। नंबर 1, यांत्रिक गिनती के अनुसार ये 80 घंटों का पाठ्यक्रम है, परंतु ये पूर्ण रूप से पाठ्यक्रम के संचालक के आकलन और विवेक पर आधारित होगा कि उसे कितना बढ़ाया या घटाया जाए। नंबर 2, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 मास पूर्व घोषणा की जाएगी, जिससे प्रवेश के इच्छुक लोगों को तय करने की सुविधा रहे। नंबर 3, पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा माता पिता और संतानों के लिए, कुछ केवल युवक युवतियों के लिए और कुछ हिस्सा केवल युवकों के लिए और कुछ हिस्सा केवल युवतियों के लिए हो सकता है। नंबर 4, पाठ्यक्रम के प्रथम प्रयोग में केवल 10 युवक और 10 युवतियों का प्रवेश प्राप्त होगा। नंबर 5, किस प्रकार से पाठ्यक्रम को पूर्ण करना ये भी आचार्य और छात्र मिलकर तय करेंगे, परंतु निर्णय आचार्य का होगा। नंबर 6, अनुशासन की दृष्टि से भी निर्णय आचार्य का होगा। नंबर 7, आचार्य और छात्रों की परस्पर सुविधा के अनुसार निरंतर अथवा प्रति सप्ताह दिन के 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे अध्ययन चलेगा, ये तय करने का लचीलापन रहेगा। नंबर 8, पाठ्यक्रम के प्रथम प्रयोग के अनुभव के आधार पर आगे का क्रम बनाया जाएगा। नंबर 9, पाठ्यक्रम की पूर्ण आहुति के अवसर पर समावर्तन कार्यक्रम होगा। नंबर 10, पाठ्यक्रम की अवधि में छात्रों के लिए आचार्य के कुछ
नियम होंगे जिनका पालन छात्रों को करना होगा। यहाँ 4.1 अध्याय 4.1 4.1 समाप्त हुआ। अब प्रारंभ होता है अध्याय 4 का पॉइंट 2 4.2 श्रेष्ठ जनन समर्थ भारत। इस पाठ्यक्रम के शीर्षक को प्रथम स्पष्ट करना आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम के शीर्षक को प्रथम स्पष्ट करना आवश्यक है कि श्रेष्ठ जनन समर्थ भारत से क्या तात्पर्य है। हम सब भारतीय अपने भारत को समर्थ देखना चाहते हैं। यह सामर्थ्य समृद्धि का है, संस्कारों का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है, शक्ति का है और विकास का है। भारत तभी समर्थ होगा जब भारत की प्रजा समर्थ होगी। प्रजा समर्थ तब होगी जब एक व्यक्ति समर्थ होगा, और व्यक्ति समर्थ होने के दो कारण हैं। एक है उसे जन्म से प्राप्त होने वाली सामर्थ्य की संभावनाएं, और दूसरा है उसे उन संभावनाओं को साकार करने वाली शिक्षा। दोनों में जन्म से प्राप्त होने वाली संभावनाएं प्रथम होती हैं, आधारभूत होती हैं और अधिक प्रभावी होती हैं। इस दृष्टि से व्यक्ति के जन्म से संबंधित इस पाठ्यक्रम का नियोजन किया गया है। अब इसका उद्देश्य, पति पत्नी को संतान जन्म देने का महत्व और संदर्भ समझना चाहिए। दूसरा, कुटुंब में नई पीढ़ी को जन्म देने हेतु किस प्रकार का मानस और वातावरण आवश्यक है, यह स्पष्ट करना। और तीसरा है इसका, गर्भधान से जन्म लेने वाले बालक के जात कर्म संस्कार तथा गर्भीण उसके पति और उसके कुटुंबजनों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सिखाना। तो ये तो था इसका उद्देश्य। अब पाठ्यक्रम किसके लिए है ये? पहला है जिनके विवाह को 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे पति पत्नियों के लिए है। दूसरा, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ऐसे दंपतियों के लिए है। और तीसरा, पति की आयु 30 वर्ष से और पत्नी की आयु 25 वर्ष से कम है, ऐसे दंपतियों के लिए प्राथमिकता है। और चौथा है, पति और पत्नी दोनों के लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य रहेगा। अकेली पत्नी या अकेला पति के लिए ये पाठ्यक्रम नहीं रहेगा। तो ये ऐसे लोगों के लिए है। अब तीसरा, प्रवेश की योग्यताएं क्या होंगी? पहली, आस्था, श्रद्धा, विनय और नियमितता। और दूसरा, विषय सुनने के बाद यदि वैचारिक सहमति बनती है तो अनुसरण की प्रतिबद्धता। और तीसरा, पूर्वाग्रह को छोड़ सकने, पूर्वाग्रह मतलब जो पहले से दिमाग में इधर उधर के मिथ्य तथ्य हैं उनको छोड़ सकने हेतु आवश्यक बौद्धिक, मानसिक और व्यावहारिक लचीलापन जिसमें हो, तो ये होगी इसकी प्रवेश पाने वालों की योग्यता। अब इसकी अवधि, चौथा है इसकी समय अवधि और समय नियोजन कैसे होगा। पहला, एक साथ 2 घंटे ऐसे 10 सत्रों की अवधि। और दूसरा है समय और दिन आचार्य और छात्र की परस्पर अनुकूलता के अनुसार। और तीसरा है विशेष, एक समूह में 20 दंपत्ति के लिए प्रवेश, जो एक गट बने, एक समूह बनेगा उसमें 20 दंपत्तियों का प्रवेश। तो ये इसका समय नियोजन और अवधि रहेगी। अब इसकी बात करते हैं हम विषय वस्तु की। तो इसमें विषय वस्तु क्या रहेगी? पहला, माता पिता बनना क्या होता है, माता पिता बनने की पूर्व तैयारियां, समर्थ संतान के लिए समर्थ माता पिता। ठीक। दूसरा होगा इसमें अनुवंश, पूर्व जन्म और उसके संस्कार। नंबर 3, सांस्कृतिक परंपरा की रक्षा हेतु नई पीढ़ी को जन्म देने का महत्व। नंबर 4, गर्भाधान, पुंसबंध, सीमांतोन्नयन और जात कर्म संस्कारों का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्वरूप। नंबर 5, माता की गर्भ अवस्था और संतान की गर्भावस्था। नंबर 6, गर्भाधान से जात कर्म तक की अवधि में पिता की भूमिका। और नंबर 7 है गर्भ अवस्था में संतान की शिक्षा। नंबर 8, संतान को जन्म देना समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और भगवान की सेवा का श्रेष्ठ कार्य। नंबर 9 है संतान को जन्म देने के संबंध में वर्तमान समस्याएं और उनका समाधान। नंबर 10, सुख प्रसूति और प्राकृतिक प्रसूति का महत्व। तो ये हुई इसकी विषय वस्तु। अब इसकी अध्ययन और अध्यापन की पद्धति क्या होगी उस पर चर्चा करते हैं। व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान, इसमें एक तो ये रहेगा पद्धति में। दूसरा, चर्चा और प्रश्नोत्तरी और वार्तालाप होगा। और तीसरा रहेगा स्वाध्याय होगा, चिंतन होगा और गृह पाठ होगा। और चौथा है इसमें
कार्यशाला और गट से चर्चा। तो ये इसकी अध्ययन अध्यापन की पद्धति रहेगी। 7वां है अन्य आवश्यक सूचनाएं क्या होंगी। पहला, इस पाठ्यक्रम के लिए कोई शुल्क नहीं है, ना कोई प्रमाण पत्र मिलने वाला है, इसलिए अनुशासन, नियमितता और सक्रिय उपस्थिति के संदर्भ में प्रमाद करने का कोई दंड भी नहीं है। छात्रों के लिए केवल नैतिकता और प्रामाणिक होने का ही बंधन है, इन गुणों की अपेक्षा रहेगी। दूसरा, नंबर 2, ये पाठ्यक्रम केवल पत्नी के लिए नहीं पति के लिए भी है, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 3, पाठ्यक्रम के संबंध में निर्णायक भूमिका संचालन करने वाले आचार्य की ही होगी। नंबर 9, नंबर 4, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 मास पूर्व घोषणा की जाएगी, समय से सब प्रवेश प्राप्त कर लें। नंबर 5, एक समूह में 20 दंपतियों को प्रवेश दिया जाएगा। नंबर 6, 1 वर्ष की अवधि में 4 से 6 समूहों के लिए इस पाठ्यक्रम का आयोजन होने की संभावना है। नंबर 7, 6 में से 1 या 2 बार दंपति के अतिरिक्त अन्य जिज्ञासुओं के लिए भी। नंबर 10, नंबर 8, 1 वर्ष के बाद इसका आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। तो ये समाप्त होता है 4.2 अध्याय। अब प्रारंभ है 4.3 अध्याय, शिशु संगोपन और शिशु संस्कार। अब इसका उद्देश्य, सबसे पहले नंबर 1 इसका उद्देश्य है, पहला है व्यक्ति के जीवन के जन्म से 5 वर्ष संस्कारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल है। इस आयु में व्यक्ति पूर्ण रूप से माता पिता और कुटुंबीजनों पर ही निर्भर करता है, इसलिए माता पिता और कुटुंबीजनों को इस विषय का महत्व समझना इस पाठ्यक्रम का प्रथम उद्देश्य है। नंबर 2, शिशु संगोपन और संस्कार घर के सभी सदस्यों से सावधानी और कुशलता की अपेक्षा करता है। इनके बारे में माता पिता और कुटुंबीजनों को ज्ञान देना इस पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। साइलेंट कर दो। तीसरा उद्देश्य, शिशु अवस्था के लक्षण, क्षमताएं, संभावनाएं और आवश्यकताएं क्या होती हैं, इस जानकारी देना इस पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य है। नंबर 2, पाठ्यक्रम ये किसके लिए है। हाँ, तो पहला है घर में शिशु का संगोपन करने वाली सभी महिलाओं के लिए है। दूसरा है विशेष रूप से शिशु की माताओं के लिए है। और तीसरा है कुछ अंश में पिताओं तथा पुरुष वर्ग के लिए है। और चौथा है जिज्ञासाओं, अध्येताओं तथा शोधकर्ताओं के लिए है। तीसरा, पाठ्यक्रम की अवधि और नियोजन। पहला, इस पाठ्यक्रम का नियोजन विशेष रूप से किया गया है। इसमें एक साथ 4 गट होंगे। ये गट शिशु की आयु के अनुसार होंगे। प्रथम गट रहेगा जन्म से 1 वर्ष की आयु के शिशु की माता के लिए। दूसरा गट रहेगा शिशु के जन्म के बाद 6 मास तक माता नहीं आ पाएगी, उस समय घर की अन्य महिलाओं को आना है। दूसरा गट 1 से 2 वर्ष के शिशुओं की माताओं के लिए। तीसरा गट होगा 2 से 3 वर्ष के शिशुओं की माताओं के लिए। चौथा गट होगा 3 से 5 वर्ष की शिशुओं की माताओं के लिए। जिस आयु के शिशु हैं उस समय से प्रारंभ कर शिशु 5 वर्ष के होते हैं तब तक ये पाठ्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। अगला है अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए ये पूर्ण 5 वर्ष और 1 मास तक का रहेगा। पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा पिताओं और घर के पुरुष वर्ग के लिए भी रहेगा। पाठ्यक्रम हर सप्ताह 1 दिन 3 घंटे की अवधि के लिए चलेगा। सामान्य रूप से 5 वर्षों में 200 दिन का पाठ्यक्रम रहेगा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी, ये तो था इसकी अवधि और नियोजन। तो पहला है इसकी जो विषय वस्तु है, जन्म समय का वातावरण और शिशु की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं पर प्रभाव। दूसरा है जन्म से प्रथम 10 दिन तक, प्रथम 40 दिन और प्रथम 6 मास का जीवन में महत्व और उस आयु में शिशु का रक्षण, पोषण और संस्कार कैसे हो। नंबर 3, जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के शिशु के वस्त्र, पात्र, खान पान, खिलौने, बिस्तर, गीत, वार्तालाप, खेल तथा अन्य क्रियाकलाप। नंबर 4, माता
प्रथमो गुरुहा। और पांचवा है घर का वातावरण, कुटुंबजनों के विचार, भावनाओं, व्यवहार, दृष्टिकोण आदि का शिशु पर होने वाला प्रभाव। नंबर 6, 2 वर्ष की आयु में ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों का विकास और उसे साधने के उपाय। नंबर 7, संस्कार एवं संस्कार प्रक्रिया। नंबर 8, 2 वर्ष की आयु के शिशु के क्रियाकलाप, वस्त्र, पात्र, खिलौने, खेल, बिस्तर आदि। नंबर 9, 3 वर्ष की आयु में शिशु की विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का विकास। नंबर 9, 10, शिशु के साथ कैसे बोलें, कैसे खेलें, कैसे वार्तालाप करें। नंबर 11, शिशु को जाने और समझें। नंबर 12, लोरी प्रभाती कहानियों का प्रभाव। नंबर 13, 3 से 5 वर्ष की आयु के शिशु के विकास का स्वरूप एवं संकल्पना। 14 है उसके विकास में आने वाले अवरोध एवं उन्हें दूर करने के उपाय। 15 है शिशु अवस्था के लक्षण, क्षमताएं और आवश्यकताएं। और 16 है व्यक्ति के जीवन में शिशु अवस्था का महत्व। 17वां है लल्याते पंचवर्षाणी। 18वां है शिशु शिक्षा, गलत धारणाएं और सही स्वरूप, घर ही विद्यालय। 20वां वर्तमान भयानक विपरीत परिस्थिति में कैसे बचें और अन्यों को बचाएं। तो ये इसके विषय वस्तु थी पाठ्यक्रम की। अब 5वां है विशेष ध्यान रखने की बातें। पाठ्यक्रम दीर्घ अवधि का है, इसलिए नियमितता निभाना कठिन कार्य है, फिर भी उसे निभाने की आवश्यकता है। और किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम का संचालन का निर्णय अंतिम होगा। जो पाठ्यक्रम के संचालक का निर्णय अंतिम होगा। 6 है अध्ययन अध्यापन की पद्धति। पहला चर्चा, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी, अनुभव कथन। दूसरा कार्यशाला तथा प्रत्यक्ष उदाहरणों का विश्लेषण। और तीसरा व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान। चौथा स्वाध्याय का गृहपाठ। और 5वां सर्वेक्षण, विश्लेषण, आकलन, निष्कर्ष और उपाय। तो ये खत्म हुआ 4.3 अध्याय। अब 4.4 पीढ़ी निर्माण का केंद्र घर। घर कोई धर्मशाला या होटल नहीं है जहाँ कुछ दिन रहा जाए। ये केवल भोजन, विश्रांति या मनोरंजन का स्थान नहीं है। घर जीवन जीने का स्थान है। घर संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने का केंद्र है। घर धर्म और संस्कृति की रक्षा का केंद्र है। घर समाज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का केंद्र है। घर नई पीढ़ी को परंपरा की कड़ी में पिरोने का केंद्र है। वर्तमान समय में इन बातों को पुनः स्मरण में लाने की और प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से इस पाठ्यक्रम की योजना की गई है। तो इसका पीढ़ी निर्माण का केंद्र घर, इसका उद्देश्य क्या है? पहला है घर को एक सांस्कृतिक संकल्पना के रूप में प्रतिष्ठापित करना। दूसरा है घर के सभी सदस्यों को मुख्य रूप से माता पिता को नई पीढ़ी के निर्माण हेतु सजग और सक्षम बनाना। तीसरा है परंपरा का महत्व स्पष्ट करना। दूसरा पाठ्यक्रम किसके लिए है? पहला जिनके घर में जन्म से लेकर 20 वर्ष की आयु की संतानें हैं उनके लिए है। दूसरा अविवाहित हो तो भी 20 वर्ष से अधिक आयु के युवक युवतियों के लिए है। और प्रौढ़ और वृद्ध वानप्रस्थियों के लिए है। तीसरा है पाठ्यक्रम का समय और अवधि क्या होगी। तो पहला यह पाठ्यक्रम 2 घंटे का एक ऐसे 20 सत्रों का रहेगा। ये सत्र प्रति 15 दिन में एक, इस प्रकार 10 मास तक चलेंगे। और समय नियोजन आचार्य और छात्र की परस्पर अनुकूलता के अनुसार होगा। चौथा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी। तो विषय वस्तु होगी पहला भारतीय समाज व्यवस्था की लघुत्तम इकाई कुटुंब। दूसरा ज्ञान परंपरा, संस्कार परंपरा, कौशल परंपरा के रक्षण, परिष्कृति और संवर्धन का केंद्र घर। तीसरा नई पीढ़ी का निर्माण, श्रेष्ठतम समाज सेवा। चौथा होगा इसमें विषय वस्तु राष्ट्र के अभ्युदय और नेहाश्रय की आधारशिला क्या है? घर। 5वां रहेगा संस्कार और चरित्र निर्माण के बीज बोने का उत्तम समय, गर्भ अवस्था और
शिशु अवस्था अर्थात लल्याते 5 वर्षाणि। छठा है चरित्र गठन के और कौशल विकास का उपयुक्त समय बाल और किशोर अवस्था अर्थात 10 वर्षाणि ताड्यते। सातवां है गृहस्थ आश्रम की पूर्व तैयारी की शिक्षा अर्थात प्राप्तेषु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचारते नहीं समाचारेत। आठवां है आयु की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण क्षमताएं मर्यादाएं और आवश्यकताएं गर्भ अवस्था से युवा अवस्था अर्थात ब्रह्मचार्य आश्रम। नवा है आयु की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण क्षमताएं मर्यादाएं और आवश्यकताएं युवा और प्रौढ़ गृहस्थ आश्रम। 10वां विषय वस्तु है इसकी आयु की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण क्षमताएं मर्यादाएं और आवश्यकताएं प्रौढ़ और वृद्ध वानप्रस्थाश्रम। 11वां है इसका आयु की विभिन्न अवस्थाओं के लक्षण क्षमताएं मर्यादाएं और आवश्यकताएं वृद्ध संन्यासार्थ आश्रम। और 12वां है संबंधों व्यवहारों और व्यवस्थाओं का नाम समाज। और 13वां रहेगा एकात्म संबंधों का नाम अध्यात्म। और 14वां है भारत को जाने ज्ञान संपदा। और 15वां भारत को जाने धर्म संपदा। 16 भारत को जाने अर्थ संपदा। 17 भारत को जाने हमारे पूर्वज। और 18वां रहेगा विश्व के प्रति भारत का दायित्व। तो ये तो इसकी विषय वस्तु होंगे 18 इसमें दिए हैं। तो ये विषय वस्तु को अध्यापन और अध्ययन की पद्धति क्या होगी तो अध्ययन अध्यापन पद्धति है पहली यह एक सबके लिए सुलभ 20 व्याख्यान की मालिका होगी। व्याख्यान सुनने के बाद श्रोता अपने अपने तरीके से चर्चा गट बनाएंगे और चर्चा करेंगे। तीसरा स्वाध्याय चिंतन और जिज्ञासा समाधान श्रोता अपने तरीके से करेंगे। आचार्यों का इसमें सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। आचार्य अपनी ओर से भी श्रोताओं से संपर्क स्थापित करेंगे। चौथा रहेगा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसमें पाठ्यक्रम की समीक्षा होगी और आगामी समय के लिए परिवर्तन हेतु सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। तो ये इसकी अध्ययन अध्यापन पद्धति रहेगी। विशेष क्या रहेगा इसमें विशेष रहेगा इस व्याख्यान माला में जिनकी पूर्ण उपस्थिति रहेगी जिनका स्वाध्याय भी उत्तम होगा उन्हें विद्यापीठ का सदस्य बनकर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देने का पत्रिका में लेख लिखने का अवसर प्राप्त होगा। अगला यह उनके लिए गुरु दक्षिणा भी होगी। ये अध्याय चौथे का चौथा 4.4 समाप्त हो गया। अब प्रारंभ होता है 4.5 बालक शिक्षा। बाल अवस्था में विद्यालयीन शिक्षा का प्रारंभ होता है। बाल शिक्षा कहते हैं ही विद्यालय की शिक्षा की ही कल्पना होती है परंतु यह पाठ्यक्रम विद्यालयीन विषय का नहीं है। इस अवस्था में घर में सीखने वाली बातों को लेकर यह पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या क्या है पहला है बाल अवस्था में चरित्र के अन्यान्य गुणों का विकास होता है। ये गुण कौन से हैं और उनका विकास कैसे होता है इसका बोध माता पिता को करवाना यह पाठ्यक्रम का प्रथम उद्देश्य है। दूसरा है गृह कौशल एक बड़ा विषय है। घर में सभी सदस्यों को अपनी व्यक्तिगत काम भी होते हैं और पारिवारिक काम भी होते हैं। इन्हें सीखने की भी यही आयु है और ये काम कौन से हैं और कैसे और क्यों सिखाए जाने चाहिए इसकी जानकारी माता पिता को देना इस पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। जीवन का नियोजन तो ये अपेक्षा करता है कि भविष्य में अर्थार्जन हेतु व्यक्ति क्या व्यवसाय करेगा। यह 10 वर्ष की आयु में तो निश्चित हो जाना चाहिए। कैरियर का प्रारंभ भी इसी समय होता है। जिन परिवार में अर्थार्जन हेतु पारिवारिक व्यवसाय की परंपरा खंडित हो गई है उन परिवार के बच्चों के लिए यह विशेष आवश्यक पहलू है। और बच्चों का कैरियर और व्यवसाय कौन सा होता है इसको निश्चित करने में माता पिता की सहायता करना इस पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य है। अगला पुत्री में स्त्री तत्व के और पुत्र में पुरुष तत्व के संस्कार का रोपण करना इसी आयु की आवश्यकता होती है। माता पिता को इस विषय में जागृत करना यह चौथा उद्देश्य है। तो
ये पाठ्यक्रम किसके लिए है? पहला, बाल अवस्था में 6 से 12 वर्ष तक की आयु होती है, जिनके घर में 5 से 11 वर्ष की आयु के बाल हैं, उनके लिए ये पाठ्यक्रम है। अगला, इन बालकों के दादा दादी भी इस पाठ्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं। अगला, इस विषय में जो अध्ययन और शोध करना चाहते हैं, संदर्भ साहित्य निर्माण करना चाहते हैं, अध्यापन कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, ऐसे अध्येता और अनुसंधानकर्ताओं के लिए ये पाठ्यक्रम है। छठा, इसमें प्रवेश की योग्यताएं क्या होंगी? तो पहला है, घर के अनन्य दायित्वों को निभाते हुए इस पाठ्यक्रम में नियमित रूप से सहभागी बन सकते हैं, ऐसे माता पिता ही इसमें प्रवेश लें। अगला है दूसरा, यह पाठ्यक्रम माता और पिता दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है, अतः पिता को भी समय तथा अपने मन और बुद्धि को लगाना होगा। तीसरा है नियमितता, गृहपाठ, स्वयं अध्याय, तत्परता अत्यंत आवश्यक योग्यता है। चौथा है, इस पाठ्यक्रम में पूर्ण आस्था और श्रद्धा होना भी आवश्यक है। और पांचवा है, बहुत एकाग्रता पूर्वक हमने इस पाठ्यक्रम की तैयारी और नियोजन किया है, उतनी ही एकाग्रता से हम उसे चलाना भी चाहते हैं। अतः जो व्यक्ति इस पाठ्यक्रम में सहभागी बनता है, उसे अंत तक सहभागिता का धर्म निभाना होगा। अगली प्रवेश की योग्यता है, एकाग्रता भंग करने का, अनियमित बन जाने का, स्वाध्याय गृहपाठ नहीं करने का कोई दंड नहीं है, ये केवल नैतिक बंधन है। तो ये तो थे इसमें प्रवेश की योग्यता। अब अवधि और समय का नियोजन कैसा होगा? तो पहला है, ये पाठ्यक्रम 10 दिन का होगा और प्रतिदिन 3 घंटे का होगा और 1 वर्ष में 4 आवर्तन होंगे। तो समय परिस्थिति के अनुसार निश्चित किया जाएगा। तो ये इसकी समय नियोजन रहेगा। अब इसमें विषय वस्तु क्या होगी? पाठ्यक्रम की विषय वस्तु जो होगी, पहला होगा बाल अवस्था के लक्षण, क्षमताएं, मर्यादाएं और आवश्यकताएं। दूसरा होगा 10 वर्षाणी ताड्यत्य और तीसरा होगा सद्गुण और सदाचार। चौथा होगा विविध कारीगरी और उद्योग तथा मिट्टी के खिलौने बनाना, कढ़ाई बुनाई करना और घर में होने वाले काम सिखाना। अब पांचवा होगा काम करते समय व्यवस्थितता तथा सुंदरता का ध्यान में रखना। और छठा है अभ्यास और आदतों का निर्माण करना। सातवां होगा संयम, नियम, अनुशासन, श्रम, सेवा का स्वरूप। आठवां है बाल अवस्था में मैत्री, दया, यज्ञ, दान, तप, स्वयं अध्याय आदि का स्वरूप। महापुरुषों के चरित्र तथा देश के परिचय का महत्व तथा स्वरूप। तो ये इसकी विषय वस्तु होंगी। अब ये विषय वस्तु है तो इनका अध्यापन और अध्ययन की पद्धति क्या होगी? तो अध्ययन अध्यापन की पद्धति है, पहली, हर दिन यह 3 घंटे की कार्यशाला होगी। उसमें मुद्दे की प्रस्तुति के बाद चर्चा और प्रश्नोत्तर होंगे। उसके बाद दूसरा है कार्यशाला में भी विविध प्रकार होंगे, कहीं प्रश्नावली पर चर्चा, कहीं बाल अवस्था के एक एक उदाहरण लेकर उनका विश्लेषण, तो कहीं अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर बाल मानस का विश्लेषण जैसे क्रियाकलाप होंगे। तीसरा है स्वाध्याय और गृहपाठ तो होंगे ही। चौथा, माता पिता को अपने बालक का अध्ययन करने के उपरांत एक लिखित दस्तावेज तैयार करना होगा। पांचवा है माता पिता को अपने व्यवहार का विश्लेषण कर उसमें परिवर्तन की आवश्यकताओं पर चिंतन करना होगा। छठा, भारतीय मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के ज्ञाता विद्वजनों के साथ विचार विमर्श करना होगा। सातवां, गीत, कथा, खेल वस्तु निर्माण, पाक कीर्ति निर्माण जैसे क्रियाकलाप भी होंगे। आठवां है आनंद, उत्साह और क्रियाशीलता का प्राधान्य रहेगा। तो ये इसके थे अध्ययन अध्यापन की पद्धति। और अब इसकी विशेष सूचना, पहला, 1 वर्ष का कार्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रथम गठ प्रारंभ होने के 1 मास पूर्व घोषित किया जाएगा। दूसरा, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। इस पाठ्यक्रम में सबका स्वागत है। इस प्रकार अध्याय चौथे का 5वां समाप्त। अब अध्याय चौथे का 4.6, चौथे का छठा 4.6 गृह कौशल प्रारंभ। हम घर में रहते हैं, 24
घंटे के दिन में और जीवन भर के काल में अनेक क्रियाएं, कार्य और घटनाएं होती हैं। उनमें विविध प्रकार के काम करने होते हैं। ये कार्य किए जाते हैं और करवाए जाते हैं। जो काम करने के होते हैं वे सीखने के भी होते हैं। घर के उत्तम स्थिति में रखने हेतु ये काम भी उत्तम पद्धति से करने होते हैं। इन्हें सीखने सिखाने का काम घर में ही चलता है, घर के बाहर नहीं हो सकता। तदपि इनके बारे में भी विद्यापीठ में योजना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजकल घर में ये काम उपेक्षित हो गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या क्या है? पहला है गृहिणी के मन में गृह कार्यों के विषय में आस्था, प्रेम, गौरव जागृत करना। माता को बाल अवस्था में ही नई पीढ़ी को ये काम सिखाने का महत्व स्थापित करना। और तीसरा, घर के कामों को वैज्ञानिक और सुसंस्कृत पद्धति से करना सिखाना। और अंतिम पांचवा है इन कामों को कुशलतापूर्वक करना सीखना। तो ये है इसके उद्देश्य। अब उद्देश्य हैं तो पाठ्यक्रम किसके लिए हैं? ये तो किसके लिए है? पहला है जिनके घर में 6 से 12 वर्ष तक के बालक हैं, ऐसी माताओं के लिए है। दूसरा, समीप भविष्य में गृहिणी बनने जा रही हैं, ऐसी युवतियों के लिए है। और तीसरा, कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं के लिए है। तो इस पाठ्यक्रम की अवधि और समय नियोजन क्या होगा? तो इस पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों में से प्रतिनिधि स्वरूप 5 कामों को लिया है। इनके 3-3 दिन की 5 कार्यशालाएं और प्रारंभ में 2 दिन का चिंतन वर्ग रहेगा। तो ये इसका समय और नियोजन रहेगा। अब पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी? तो पहला, घर के काम अच्छे से करो, आनंद से करो। दूसरा, घर में काम कौन कौन से हैं। तीसरा, ये पाठ्यक्रम केवल माताओं के लिए है क्या? माताओं के लिए ही क्यों? चौथा, इन कामों को इतना महत्व क्यों? पांचवा, हर कामों को इतना महत्व क्यों? ये इसके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु रहेगी। अब पहला, बर्तन साफ करना। तो नहीं, इसमें और भी है, अभी पाठ्य विषय वस्तु और है। विषय वस्तु इसमें पहली बर्तन साफ करना। तो अब इसके अंदर भी पार्ट है, बर्तन क्यों साफ किए जाने चाहिए, कितने प्रकार के बर्तन होते हैं, कौन से बर्तन किस उपयोग में आते हैं, बर्तन किस प्रकार से अस्वच्छ होते हैं, बर्तन साफ करने की सामग्री कितने प्रकार की होती है, किस पदार्थ से कौन से बर्तन साफ किए जाते हैं, बर्तन कैसे चमकाए जाते हैं, बर्तन साफ करने की पूर्ण प्रक्रिया क्या होती है। अगला दूसरा है कपड़ा धोना। कितने प्रकार के कपड़े धोने होते हैं, अस्वच्छ कपड़ों के कौन से प्रकार होते हैं, कपड़े स्वच्छ करने हेतु कौन सी सामग्री होती है, कपड़े कैसे धोए जाते हैं, कपड़े धोते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कपड़े धोने की वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है, कपड़े धोने की पूरी प्रक्रिया क्या है। तीसरा, बिस्तर लगाना और समेटना। बिस्तर कितने प्रकार के होते हैं, बिस्तर में क्या क्या होता है, बिस्तर की हर वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, बिस्तर स्वच्छ कैसे रखा जाता है, बिस्तर लगाने और समेटने का क्रम क्या होता है। चौथा, परोसना। परोसने के कार्य में किन किन बातों का समावेश होता है, जिसमें परोसा जाता है वे पात्र कैसे होते हैं, परोसते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, परोसने की पूर्व तैयारी और पश्चात कार्य कौन कौन से होते हैं। अगला पांचवा, पूजा करना। अब पूजा करना क्या होता है, पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, पूजा कैसे की जाती है, पूजा की पूर्व तैयारी और पश्चात कार्य कौन कौन से होते हैं। पांचवा, अब ये है इसके विषय वस्तु। तो अब इसकी अध्ययन अध्यापन की पद्धति क्या होगी। तो पांचवी है अध्ययन अध्यापन की पद्धति। पहली अध्यापन की पद्धति में है इस पाठ्यक्रम में 10% व्याख्यान और 20% चर्चा और 70% इसका प्रायोगिक कार्य होगा। अगला, यह पाठ्यक्रम वास्तव में बालिकाओं के लिए है, माताओं ने अपनी अपनी पुत्रियों को सिखाने के लिए है, परंतु माताओं को ही प्रथम ये सब सीखने की आवश्यकता है। लगभग 10 वर्ष तक तो माताओं को ही यह सीखनी होगी। छठा इसमें है
इस पाठ्यक्रम का महत्व अत्यधिक है, परंतु वर्तमान में इसकी सर्वाधिक उपेक्षा होती है। हम सबको मिलकर इसे महत्व प्रदान करने का काम करना चाहिए। अगला, हम सब अनन्य महत्वपूर्ण कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि इस पाठ्यक्रम के लिए समय निकालना कठिन होता है, परंतु इस महत्वपूर्ण मानकर समय निकालना चाहिए। तीसरा, स्वास्थ्य, संस्कार और पर्यावरण की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी प्रतीति इसका अनुभव लेने के बाद ही होगी, अतः मन बनाकर अनुभव लेने चाहिए। इसमें एक साथ 20 छात्रों को ही प्रवेश प्राप्त हो सकेगा। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व घोषणा होगी। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 5 दिन पूर्व तक प्रवेश प्राप्त होगा। समाप्त। इस प्रकार चौथे का छठा समाप्त। 4.6 अध्याय समाप्त। अब प्रारंभ है 4.7 बाल संस्कार वर्ग। बाल अवस्था चरित्र गठन की आयु है। इस अवस्था में सद्गुण और सदाचार के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सद्गुण और सदाचार की ओर। देश दुनिया की जानकारी के साथ भारत का परिचय भी बालिकाओं को प्राप्त होना चाहिए। भारतीय होने का गौरव भी उन्हें होना चाहिए। धर्म और संस्कृति का परिचय भी उन्हें होना चाहिए। ये सब विद्यालय और घर में होना चाहिए, परंतु वहाँ नहीं होता। इसलिए यहाँ पर्यायी व्यवस्था के रूप में इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं? नंबर 1, सद्गुण और सदाचार का विकास। नंबर 2, देश दुनिया की जानकारी। नंबर 3, भारत का सांस्कृतिक परिचय। नंबर 4, हमारे पूर्वजों का परिचय। नंबर 5, सद्गुण विकास का क्रियात्मक रूप जानना और सीखना। ये इसके उद्देश्य हैं। अब पाठ्यक्रम किसके लिए है? 6 से 12 वर्ष की आयु के बालक और बालिकाओं के लिए। नंबर 3, इसमें प्रवेश की योग्यताएं क्या होंगी? इस आयु के बालक बालिका मनसूबी होते हैं। उन्हें वर्ग में आने के लिए नियमित बनने में माता पिता सहयोग करने की आवश्यकता रहेगी। नंबर 2, स्वाध्याय और गृहपाठ करने में भी सहयोग की आवश्यकता रहेगी। नंबर 3, घर में कोई अतिथि आते हैं अथवा विद्यालय में विशेष कार्यक्रम अथवा परीक्षा आदि है, तब संस्कार वर्ग में न जाने का माता पिता का ही आग्रह होता है। ऐसा न करने वाले माता पिता के बालिका प्रवेश योग्य माने जाएंगे। नंबर 4, जब ये प्रवेश की उनकी योग्यताएं होंगी तो पाठ्यक्रम की अवधि और समय क्या रहेगा? तो चौथा है, यह सप्ताह में 3 दिन चलने वाला कार्यक्रम है। यह 1 घंटे का कार्यक्रम है। पाठ्यक्रम की अवधि 6 मास की रहेगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु होगी, सबसे छोटी इसी की है, खेल, गीत, कथा तथा अन्य क्रियाकलाप पहला। तो दूसरा, भारत का परिचय। तो अध्याय चौथे का 7वां समाप्त। 4.7 समाप्त। अब प्रारंभ है 4.8 अध्याय 4.8 पृष्ठ संख्या है 77 किशोर अवस्था चिंतन। 13 से 15 वर्ष की आयु किशोर अवस्था की होती है। ये बड़े होने का समय है। इस समय अंदर से बड़े होने की प्रेरणा और बाहर का व्यवहार एक दूसरे से कभी संतुलन बना पाता है, कभी नहीं बना पाता है। तब किशोर किशोरियों के लिए और उनके माता पिता के लिए असमंजस निर्माण होता है। इसे ठीक करने हेतु चिंतन की आवश्यकता रहती है। घर में आज इसकी व्यवस्था नहीं है, विद्यालयों में भी इसका समावेश नहीं किया गया है। वैसे ये विषय विद्यालय का है भी नहीं, माता पिता का ही विषय है। इस कारण पितामही विद्यापीठ इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया है, किशोर अवस्था चिंतन। इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है, इस अवस्था में माता पिता द्वारा संभाल की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। इस मुद्दे को चूकना विपरीत परिणाम करने वाला होता है। इस तथ्य की प्राप्ति माता पिता को जागरूक करना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। दूसरा, समस्या का निराकरण करने के लिए समस्या को समझना आवश्यक होता है। अतः किशोर अवस्था में माता पिता जान सकें कि यह पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। किशोर अवस्था की संतानों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस बात से माता पिता को अवगत कराना इस पाठ्यक्रम का तीसरा
उद्देश्य है। तो ये पाठ्यक्रम किसके लिए है? ये पाठ्यक्रम है पहला 13 से 15 वर्ष की आयु की संतानों के माता पिता के लिए है, जिज्ञासुओं, अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए है, और माता पिता और शोधकर्ताओं की संख्या का अनुपात 4:1 रहेगा। जिज्ञासु, अध्येता और शोधकर्ताओं को आचार्य की सहायता करनी होगी। अब इसकी अवधि और समय क्या रहेगा? अवधि और समय 2 घंटे का इसका एक सत्र होगा और ऐसे 8 सत्रों का ये पाठ्यक्रम होगा। चौथा है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। विषय वस्तु है किशोर अवस्था के लक्षण, क्षमताएं, मर्यादाएं और आवश्यकताएं। दूसरा है 10 वर्षाणी ताड्यत्य, और तीसरा है किशोर और किशोरी में समानता और अंतर। चौथा है स्त्री और पुरुष बनने की, और पांचवा है विचारशीलता, आकलन, विवेक और निर्णय शक्ति का विकास। छठा है परिवार, समाज, देश और विश्व की जानकारी। सातवां माता पिता और संतान के संबंध में भारतीय पाश्चात्य संकल्पना, समस्या और हल। आठवां है वृद्धो सेवन और किशोर अवस्था। तो ये इसकी विषय वस्तु है। जो विषय वस्तु है तो इसका अध्ययन और अध्यापन की पत्ती होगी, तो वो क्या होगी? इसमें है व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान। दूसरा है प्रश्नावलियों पर चर्चा और निष्कर्ष, और तीसरा है स्वाध्याय और चिंतन, और चौथा है प्रत्यक्ष उदाहरणों का विश्लेषण। अब इसमें विशेष है 7वां। विशेष क्या है? इसमें 8 सत्रों की योजना छात्र एवं आचार्यों की परस्पर अनुकूलता के अनुसार निश्चित होगी। दूसरा, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 मास पूर्व घोषणा की जाएगी। 10 दिन पूर्व तक प्रवेश दिया जाएगा। अगला तीसरा, एक समूह में 20 माता पिताओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। चौथा, आवश्यकता और अनुकूलता के अनुसार 1 वर्ष में 6 बार पाठ्यक्रम का आयोजन हो सकता है। और पांचवा है संभवतः 6 सत्रों की घोषणा एक साथ की जाएगी। छठा है प्रवेश लेने के बाद बीच में छोड़ने का अवसर न आए, इसलिए सोच समझकर ही प्रवेश प्राप्त करें। सातवां, नियमित उपस्थिति, सार्थक सहभागिता और उपेक्षित स्वाध्याय छात्रों के लिए आवश्यक रहेगा। 8वां है पाठ्यक्रम संबंधी सर्व प्रकार का निर्णय आचार्य के होंगे। इस प्रकार अध्याय चौथे का 8वां 4.8 समाप्त। अब प्रारंभ है 4.9 प्रतिभा विकास। पृष्ठ संख्या 79। किशोर और किशोरियों के लिए पाठ्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है किशोर और किशोरियों को अपने व्यक्तित्व की पहचान करवाना, किशोर और किशोरियों को जीवन और जगत का परिचय करवाना, जीवन का उद्देश्य, आकांक्षाओं, पुरुषार्थ और नियोजन को समझना। इस पाठ्यक्रम किसके लिए है? पाठ्यक्रम में 13 से 15 वर्ष के किशोर और किशोरियों के लिए, और अध्येता, शोधार्थी और कार्यकर्ताओं के लिए। समय और अवधि क्या होगी? यह पाठ्यक्रम 8 वर्ष तक प्रति सप्ताह 2 दिन, प्रतिदिन 3 घंटे का रहेगा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी? पहला है मेरा परिचय, और दूसरा मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, तीसरा मुझे क्या आता है और आगे 1 वर्ष में क्या सीखूंगा, और चौथा है मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, और 5वां है मेरा सांस्कृतिक पूर्वज, और छठा है मुझे विरासत में मिली ये ज्ञान संपदा। 7वां है मैं किसकी क्या सेवा कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ। 8वां है खरीद करने की कला। 9वां है मैं धन कैसे कमाऊं और खर्च कैसे करूंगा। 10वां अच्छे बनो, बलवान बनो और तेजस्वी बनो। और 11वां है मैं कौन हूँ। 12वां विश्व की सैर, ब्रह्मांड में भ्रमण। 12वां हम स्वयं अपना भला कैसे कर सकते हैं। 13वां यज्ञ और यज्ञ चक्र। 14वां शूरवीर पराक्रमी पुरुषों का परिचय। 15वां प्राण में मात्र देवता। तो ये इसके विषय वस्तु है। तो अब विषय वस्तु है तो अध्ययन अध्यापन पत्ति क्या है? अध्ययन अध्यापन पत्ति है पहली, सारे सत्र अत्यंत क्रियाशील होंगे, छात्रों को कुछ ना कुछ करना होगा। दूसरा, रात्रि निवास के 1 या 2 शिविर भी होंगे।
तीसरा चर्चा और प्रायोगिक कार्य होगा। चौथा व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान होगा। पांचवा विशिष्ट व्यक्तियों से भेंट कर उनके साथ वार्तालाप का कार्यक्रम होगा। छठा क्षमताओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे। सातवां अवलोकन करने, जानकारी इकट्ठा करने, प्रदर्शनी तैयार करने जैसे प्रकल्प पूर्ण किए जाएंगे। तो ये इसकी अध्यापन पद्धति रहेगी। अब इसका विशेष क्या है? छठा विशेष, पहला किशोर और किशोरियों के वर्ग अलग और स्वतंत्र होंगे, उनके अनुसार आयोजन का स्वरूप अलग भी हो सकता है। दूसरा, एक गट में 20 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा, वर्ष भर का कार्यक्रम एक साथ घोषित किया जाएगा। चौथा, पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 10 दिन पूर्व प्रवेश प्राप्त होगा। पांचवा, पाठ्यक्रम में नियमित उपस्थिति के बारे में माता पिता को भी सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। पाठ्यक्रम में किसी बात का कोई शुल्क तो नहीं लिया जाएगा, परंतु जो कुछ बातें घर में करनी है उसमें थोड़ा बहुत खर्च हो सकता है। सातवां, इस पाठ्यक्रम के कुछ अंश सार्वजनिक कार्यक्रम के स्वरूप के रहेंगे। इनमें माता पिता का अपना कर्तव्य समझ स्वजनों माता पिता अपना कर्तव्य समझ कर स्नेही जनों के साथ उपस्थित रहें, ऐसी अपेक्षा रहेगी। आठवां, विद्यालय की शिक्षा और घर के कार्यक्रमों का इस पाठ्यक्रम की समय सारणी के साथ असमंजस्य न हो, इसका ध्यान विद्यापीठ की और घर दोनों मिलकर आवश्यक है। मतलब विद्यालय की शिक्षा और घर के कार्यक्रमों का इस पाठ्यक्रम की समय सारणी के साथ असमंजस्य न हो, इसका ध्यान विद्यापीठ और घर दोनों मिलकर रखें, यह आवश्यक है। चौथे का 9वां समाप्त, प्रारंभ चौथे का 10वां अध्याय, चौथे का 10वां प्रारंभ, पृष्ठ संख्या 81। प्राप्ते तु षोडशे वर्षे। सब कहते हैं कि युवा राष्ट्र की धरोहर हैं, परंतु शिक्षित और सुसंस्कृत युवा ही राष्ट्र की संपत्ति हैं। उच्छृंखल और दुश्चरित्र युवा राष्ट्र के लिए विपत्ति है। देश का युवा विपत्ति नहीं अपितु संपत्ति कैसे बने, यह वर्तमान समय का प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है। उद्देश्य है इसका युवा अवस्थाओं की संतानों के साथ माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह जानना इस पाठ्यक्रम का प्रथम उद्देश्य है। इस आयु की संतानों को माता पिता क्या सिखा सकते हैं, ये वे जाने, यह पाठ्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है। युवा संतानों की शिक्षा, कैरियर और गृहस्थ आश्रम का मेल कैसे बिठाना है, ये माता पिता जाने, ये इस पाठ्यक्रम का तीसरा उद्देश्य है। पाठ्यक्रम किसके लिए है? 16 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित संतानों के माता पिताओं के लिए, कदाचित उनके दादा दादियों के लिए, अध्येताओं और शोधकर्ताओं के लिए, कुटुंब प्रबोधन के क्षेत्र में कार्यरत कार्यकर्ताओं के लिए, माता पिता एवं शोधार्थी तथा कार्यकर्ताओं की संख्या का अनुपात 3:1:1 रहेगा। अन्य लोग सहभागी हुए हों तो भी पाठ्यक्रम का केंद्र माता पिता ही रहेंगे। अध्येता, शोधार्थी एवं कार्यकर्ता पाठ्यक्रम के आयोजन और नियोजन में सहयोग करेंगे। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, युवा अवस्था का जीवन प्रभाव, युवा राष्ट्र की संपत्ति, अपनी संतान को जाने, अच्छा वर और अच्छी वधू बनने की शिक्षा, ब्रह्मचार्य युवक और युवती का, विवाह की पूर्व तैयारी, जीवन व्यवहार के विभिन्न आयामों में विवाह को लेकर सामंजस्य कैसे स्थापित करें, युवावस्था में दायित्व बोध की प्रतीति, युवावस्था की शिक्षा, कैरियर, अर्थार्जन और गृहस्थ आश्रम, युवाओं का सामाजिक व्यवहार, एक उत्तम युवा की दिनचर्या और जीवनचर्या निर्माण करने में माता पिता की भूमिका, युवावस्था में स्वास्थ्य, सद्गुण, सदाचार, बुद्धिमत्ता और व्यवहार दक्षता के विकास में माता पिता का योगदान, युवा संतानों को स्वतंत्र बनाने में माता पिता कैसे सहयोग करें, युवा संतान और कुटुंब व्यवस्था का अभिन्न अंग कैसे बनाएं, धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा,
परिवार सत्ता के हस्तांतरण की प्रतिक्रिया। परिवार सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया। युवा संतानों को अपने कुल, प्रवर, गोत्र से कैसे परिचित करें। गृह संचालन के कौशल सीखना। कुटुंब संस्थाओं में युवाओं का महत्व, युवाओं का उत्तराधिकार। नंबर 5, अध्ययन अध्यापन पद्धति। स्वाध्याय, चिंतन, चर्चा एवं प्रश्नोत्तर। प्रश्नावलियों के आधार पर विषय का आकलन। व्यावहारिक संदर्भों के साथ प्रत्यक्ष उदाहरणों की चर्चा। अगला, व्याख्यान एवं जिज्ञासा समाधान। मुक्त चिंतन। विशेष क्या है, युवा संतानों के माता पिता प्रौढ़ वानप्रस्थ आश्रम की दिशा में मार्गक्रमण कर रहे होते हैं। वे अपने वानप्रस्थ आश्रम में विद्यापीठ के कार्यकर्ता बने, इस दिशा में भी विचार करने का अनुरोध। अगला, अपने गृहस्थ आश्रम का ये सर्वाधिक सक्रिय काल है, उसमें से समय निकालकर इस पाठ्यक्रम में सार्थक रूप से सहभागी बनना बड़ी बात है, परंतु ये अत्यंत आवश्यक है। यह समझकर सहभागी बनने का नियम अनुशासन का पालन करने में दक्षता बरतने का अनुरोध। यह पाठ्यक्रम 2 घंटे का एक ऐसे 20 सत्रों का होगा। 15 दिन में एक सत्र होगा। समय प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ विचार विनिमय कर निश्चित किया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रारंभ के 1 माह पूर्व घोषणा की जाएगी। 10 दिन पूर्व तक प्रवेश प्राप्त होगा। प्रवेश लेते समय अपने वचन के प्रति प्रतिबद्धता अपेक्षित है। एक समूह में 40 व्यक्तियों का प्रवेश प्राप्त होगा। माता अथवा पिता अथवा दोनों और शोधार्थियों को मिलकर यह संख्या होगी। पाठ्यक्रम की अवधि में आचार्य छात्र का संपर्क बना रहेगा। पाठ्यक्रम का महत्व समझें और उसका सम्मान करें, यही प्रार्थना है। अध्याय 4 का 10 समाप्त। अब प्रारंभ है अध्याय 4 का 11, युवा राष्ट्र की धरोहर। पृष्ठ संख्या 84। भारत युवाओं का देश है, ऐसा गौरवपूर्ण भाव से कहा जाता है। युवाओं में सामर्थ्य होता है, परंतु युवा राष्ट्र की संपत्ति भी हो सकते हैं और विपत्ति भी। वे संपत्ति हैं और विपत्ति ये उन्हें प्राप्त शिक्षा के आधार पर निश्चित होता है। युवा संपत्ति ही बने, इस दृष्टि से जिसने भी हो सकता है उन्हें प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत पाठ्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य है युवाओं को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाना। दूसरा उद्देश्य, युवाओं को अपने जगत के साथ जो संबंध है उसका स्वरूप समझना। तीसरा उद्देश्य, युवाओं को अपने जीवन के नियोजन के विषय में समझना। और चौथा है, भारत के विकास में युवाओं का क्या योगदान है, इस बात से उन्हें अवगत कराना। ये पाठ्यक्रम किसके लिए है? यह पाठ्यक्रम 16 वर्ष से ऊपर के अविवाहित युवक और युवतियों के लिए है। दूसरा, अध्येताओं और शोधार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए है। तीसरा है अवधि एवं इसका समय। तो यह पाठ्यक्रम 2 घंटे का एक ऐसे 10 सत्र का रहेगा। इस पाठ्यक्रम का समय सायंकाल 7 से 9 बजे का रहेगा। यह पाठ्यक्रम 10 दिन चलेगा। यह पाठ्यक्रम निरंतर 10 दिन चलेगा। अब इस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी? तो पहली है जीवन और जीवन जीने की अवस्थाएं और अवस्थाओं के संदर्भ में युवा अवस्था। दूसरा है ब्रह्मचार्य आश्रम का स्वरूप, भावना एवं व्यवहार। तीसरा है कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा। चौथा है पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का विकास। पांचवा है गृहस्थ आश्रम की पूर्व तैयारी। छठा है वृद्धाश्रम सेवन। सातवां है आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए उद्यम और तप। आठवां कलोपासना। नंबर राष्ट्रीयता का विकास। ये हुआ इसका पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो अब पांचवा अध्ययन और अध्यापन की पद्धति। पहला व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान होगा। दूसरा चर्चा और प्रश्नोत्तरी और वार्तालाप होगा। तीसरा प्रश्नावलियों के आधार पर चिंतन, विश्लेषण और निष्कर्ष होगा।
तीसरा के बाद चौथा है संपर्क और सामाजिक स्थिति का आकलन होगा। पांचवा स्वाध्याय, गृह पाठ और सुधार। छठा आयोजन, नियोजन और क्रियान्वयन। और सातवां व्रत संकलन, संपादन और प्रस्तुतिकरण और प्रसार। अब इसका विशेष क्या है इसमें? छठा, छात्रों को इस पाठ्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए अपनी अन्य व्यस्तताओं में से समय निकालना होगा, उनके अनेक बातें छोड़नी होगी और यहाँ की जाने वाली गतिविधियों को एकाग्र होना होगा। अगला है नियमितता और अनुशासन और विनय अपेक्षित है। अगला, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से पूर्व 100 बार विचार करना, परंतु सम्मिलित होने के बाद उसे पूर्ण करना, बीच में से ना छोड़ना अपेक्षित है। और अंतिम है, छात्र से श्रद्धा, तत्परता और परिश्रम अपेक्षित है। इस प्रकार अध्याय चौथे का 11वां 4.11 समाप्त। प्रारंभ है 4.12। पृष्ठ संख्या 86। धन्यो गृहस्थ आश्रम। भारतीय जीवन व्यवस्था में 4 आश्रमों का अनन्य साधारण महत्व है। ये 4 आश्रम है: ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्था आश्रम। इनमें गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके कई कारण हैं। इस महत्व को समझना और देश का गृहस्थ आश्रम व्यवस्थित करने का प्रयास इस पाठ्यक्रम के माध्यम से किया गया है। उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है गृहस्थ आश्रम का स्वरूप ठीक से समझना। दूसरा, गृहस्थ आश्रम के दायित्व को निभाने हेतु जिन बातों की आवश्यकता है उन्हें जानना। तीसरा है शेष 3 आश्रमों के संदर्भ में गृहस्थ आश्रम को समझना। और अंतिम है परंपरा निर्वहन के संदर्भ में गृहस्थ आश्रम को समझना। तो ये इसके उद्देश्य हैं। पाठ्यक्रम किसके लिए है? नवविवाहित दंपत्ति के से लेकर 50 वर्ष की आयु के विवाहित स्त्री पुरुषों के लिए है। दूसरा, गृहस्थ आश्रम की व्यस्तताओं से समय निकाल सकते हैं ऐसी गृहस्थियों के लिए है। अगला, इस पाठ्यक्रम में 2 कट होंगे। एक होगा 45 वर्ष तक की आयु का और दूसरा होगा 45 से 50 वर्ष की आयु के गृहस्थियों के लिए और अध्येता और शोधार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए। इसमें प्रवेश की योग्यता क्या होगी? नियमितता, अनुशासन और शिष्ट आचरण की आवश्यकता का मानसिक स्वीकार। दूसरी होगी श्रद्धा युक्त अंतःकरण। तीसरी होगी प्रसन्नता और क्रियाशीलता। चौथी होगी नए विचारों को ग्रहण करने का खुलापन। और अगला है, लास्ट है इसकी, बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रतिष्ठित हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, परंतु सरल और खुले नहीं हैं, वे इस पाठ्यक्रम के लिए योग्य नहीं होंगे। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु: जीवन व्यवस्था के 4 आश्रम और उनके संदर्भ में गृहस्थ आश्रम। दूसरी, गृहस्थ आश्रम स्वरूप एवं उसका व्यवहार कैसा होगा। अगला, पति पत्नी, गृहस्थ गृहिणी और माता पिता। अगला होगा गृह स्वामी, गृह स्वामिनी और गृह व्यवस्था। अगला होगा घर में रहने वाले वृद्ध माता पिता, अन्य संबंधी, नौकर चाकर, पालतू पशु पक्षी आदि के प्रति गृह स्वामिनी और गृह स्वामी का कर्तव्य। गट 1 ये तो था वो एक कॉमन, और इसके बाद जो है अलग अलग बटेगा। तो गट 1 35 वर्ष की आयु तक पति पत्नी का संबंध विषय वस्तु में, गृह संचालन और अधिकार का ग्रहण, अधिकार और कर्तव्य, कुल परंपरा का ज्ञान और उसका निर्वहन, वृद्धों सेवन और वृद्ध सेवा। अगला, संतान को जन्म देना। अगला, शिशु संगोपन और बाल संस्कार। अगला, अर्थार्जन और अर्थ व्यवहार। अगला होगा गृहस्थ आश्रमी का समाज सेवा। और अगला है कुटुंब में राष्ट्रीयता का व्यवहार। अगला होगा सुख उपभोग इंद्रियों से मन से बुद्धि से और आत्मा से। और अंतिम होगा धन्यो गृहस्थ आश्रमा। गट 2 35 से 50 वर्ष की आयु तक। इसमें पहला होगा प्रौढ़ अवस्था से में पदार्पण।
दूसरा होगा प्रौढ़ अवस्था में सुख भोग का स्वरूप एवं मानसिक और वैचारिक प्रौढ़ता की प्राप्ति। तीसरा होगा भोग से तृप्ति और तृप्ति से वृत्ति की और चौथा होगा संतान की गृह शिक्षा और जीवन रक्षा। पांचवा होगा संतान की काम शिक्षा की व्यवस्था और छठा होगा संतान हेतु व्यवसाय शिक्षा और व्यवसाय की निश्चिति। सातवां होगा प्रौढ़ गृहस्थ आश्रमी की समाज सेवा का स्वरूप। आठवां परंपरा में परिष्कृत और युगानुकूलता। नौवां वैचारिक शोध और शोधन की वृत्ति। दसवां प्रवृत्ति तथा अध्ययनशीलता में वृद्धि। 11वां सार्वजनिक जीवन में सक्रिय पूर्वाभास। तो ये इस तरीके से विषय वस्तु रहेगी। तो अब इसमें विशेष क्या रहेगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, उतनी ही गंभीरता से उसे लेकर पाठ्यक्रम में प्रवेश करना चाहिए। नियमितता और अनुशासन की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अपने लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। आज हमारा समाज मानस पाश्चात्य अभारतीय विचारधाराओं और जीवन की शैली के भंवर में उलझा हुआ है, उसमें मार्ग निकालने का यह प्रयास है। इस प्रयास में हम सहभागी हो रहे हैं, यह हमारी भूमिका रहे, यह अपेक्षित है। इस पाठ्यक्रम में 20 छात्रों का प्रवेश होगा। इनके अतिरिक्त 10 अध्येता, शोधार्थी और कार्यकर्ताओं को भी प्रवेश मिलेगा। कार्यकर्ताओं की भूमिका पाठ्यक्रम के संचालन में सहयोगी के रूप में होगी। पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के 1 मास पूर्व घोषणा होगी और 10 दिन पूर्व तक प्रवेश मिलेगा। पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रतिज्ञा पत्र देना होगा कि वे बीच में ही पाठ्यक्रम नहीं छोड़ेंगे और बिना अनुमति के अनुपस्थित नहीं रहेंगे। इस शर्त का प्रयोग करने का अवसर न आए, यह हमारी उपलब्धि रहेगी। सातवां है, जब ये विषय वस्तु हो गई और ये इसका विशेष हो गया, तो अब इसके अध्ययन और अध्यापन की पद्धति क्या होगी। तो पहली है, यह पाठ्यक्रम अधिकांश प्रत्यक्ष उदाहरणों को लेकर उनके विश्लेषण के रूप में होगा। स्वाध्याय, गृह पाठ और चिंतन भी होगा। व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान भी होगा। श्रेष्ठ ज्ञानी, अनुभवी और समाज हितैषी महान अनुभावों के व्याख्यान सुनने का अवसर होगा। यह पाठ्यक्रम वर्तमान समय में लीक से कुछ हटकर होगा। ये विचार से, ये संकल्पनाएं से शाश्वत भारतीय विचारधारा के ही अंश हैं, परंतु आज के वैचारिक वातावरण के में कुछ मात्राओं में अपरिचित हैं। इनका पुनः स्मरण ही होगा। अध्याय चौथे का 12 समाप्त। अध्याय 4.13, अध्याय चौथे का 13वां प्रारंभ। पृष्ठ संख्या 89, अभिनव वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की संकल्पना वर्तमान समय में अपरिचित सी हो गई है, परंतु जीवन विकास की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वयं के जीवन विकास के साथ साथ समाज धारणा में योगदान का पुण्य भी इसमें प्राप्त होता है। अतः वानप्रस्थ आश्रम को आज पुनः स्मरण में लाकर वर्तमान स्थिति के साथ समायोजन कर युगानुकूल बनाकर पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। इसी दृष्टि से पितामही विद्यापीठ में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है वानप्रस्थ की संकल्पना और समाज में और वानप्रस्थियों के मन में स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है वानप्रस्थ जीवन में के विभिन्न आयामों को स्पष्ट करना। और तीसरा उद्देश्य है इतिहास में दीर्घ काल पर्यंत वानप्रस्थ आश्रम व्यवहार में नहीं रहा है, उसके बारे में अस्पष्ट सी कल्पनाएं लोकमानस में रहती हैं। अतः वानप्रस्थ की तात्विक संकल्पना क्या है, ये समझकर उसका आज का स्वरूप क्या होगा, इसकी स्पष्टता करना इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। इस दृष्टि से ये प्रत्यक्ष गृहस्थियों के जितना ही चिंतकों, अध्येतों और शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो ये इसका उद्देश्य था। अब पाठ्यक्रम ये होगा किसके लिए? तो पहला है 50 से 75 वर्ष की आयु के सभी स्त्री पुरुषों के लिए और अगला चिंतकों, अध्येताओं और शोधार्थियों के लिए।
अब इसकी अवधि और समय क्या रहेगा? तो इस पाठ्यक्रम के 20 सत्र होंगे, प्रति 15 दिन में एक सत्र होगा और हर सत्र 2 घंटे का रहेगा। इन सत्रों के अतिरिक्त 3 या 4 सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे और इनका स्वरूप या तो व्याख्यान या तो किसी आश्रम की भेंट का होगा। अगला, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी? तो इसमें भी 2 गट होंगे जो समान होगा। 2 गट होंगे कौन कौन से? एक 50 से 60 वर्ष की आयु प्रौढ़वान अवस्था और एक होगा दूसरा होगा 60 से 75 वर्ष की आयु वृद्धवान अवस्था। तो गट पहला, प्रौढ़वान अवस्था के लिए क्या विषय वस्तु होगी? वानप्रस्थ आश्रम संकल्पना एवं स्वरूप। दूसरा होगा वर्तमान समय में वानप्रस्थ आश्रम का स्वरूप और तीसरा होगा गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम की और चौथा होगा कुटुंब भावना का विस्तार और समाज मेरा परिवार। पांचवा होगा वानप्रस्थ आश्रम में स्वाध्याय और अध्यापन। छठा होगा उपभोग, निर्वृत, विरक्ति और त्याग और अंतिम होगा वानप्रस्थ संस्कार। अब गट 2, वृद्ध वानप्रस्थ, रमणीय वृद्धावस्था एवं उपलब्धि, जीवन साधना, चिंतन, लेखन, अनुसंधान और मार्गदर्शन और वृद्ध वानप्रस्थ के अधिकार और उनके कर्तव्य और वृद्ध वानप्रस्थ समाज की शोभा और संपत्ति और अंतिम होगा वृद्ध वानप्रस्थ के कौटुंबिक, सामाजिक, राष्ट्रीय कार्य। तो ये होंगे इनके विषय वस्तु। तो अब अध्ययन और अध्यापन की पद्धति क्या होगी? तो पहली होगी व्याख्यान, चर्चा और मुक्त चिंतन और दूसरी होगी प्रत्यक्ष उदाहरण का विश्लेषण और अंतिम होगी कार्यशाला। अब इसमें विशेष क्या है? इसका विशेष है दोनों गटों के लिए 7-7 और अलग अलग सत्र रहेंगे। अगला, सज्जनता का व्यवहार गृहीत है और इस पाठ्यक्रम को यशस्वी बनाने का हमारा निर्धार है। इस प्रकार अध्याय 4 का 13वां समाप्त। पृष्ठ संख्या 92, अध्याय 4 का 14वां, 4.14, पृष्ठ संख्या 92, सार्थक संन्यास्था आश्रम। शास्त्र कहते हैं सन्यासी को तो दर्शन अथवा स्पर्श मात्र हमें पवित्र बनाता है। जीवन विकास के पूर्ण तत्व का प्रतीक सन्यास है। भारतीय जीवन चिंता और जीवन व्यवहार का ये सर्वश्रेष्ठ सोपान है। इसे सही अर्थ और संदर्भ में प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। इस पाठ्यक्रम में इसी का प्रयोग किया गया है। इसका उद्देश्य सन्यास की सही संकल्पना को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना, सन्यास की व्रति और सन्यास की व्यवस्था को अंतर स्थापित करना, स्पष्ट करना, प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी सन्यास का अंतर और समानता स्पष्ट करना। पाठ्यक्रम किसके लिए है? पाठ्यक्रम है जिज्ञासुओं, चिंतनशील व्यक्तियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए है और सन्यासियों के लिए है। अवधि के और समय क्या होगा? मुख्य रूप से व्याख्यान और जिज्ञासा समाधान, स्वाध्याय, चिंतन, लेखन और शास्त्र ग्रंथ परिचय। और इसकी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या होगी? तो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में है पहला संन्यास, संकल्पना और स्वरूप, वृद्धावस्था का स्वावलंबी और आश्रितता और तीसरा जिस दिन विरक्ति उस दिन संन्यास और चौथा परमार्थ साधना, पांचवा सन्यासी की समाज सेवा, छठा स्मृति रचना, सातवां स्वदेशो भुवनत्रय, आठवां साधक और सिद्ध सन्यासी, नौवां सन्यासी के लिए चुनौतियों का स्वरूप, 10वां संन्यास्त व्रति, 11वां प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी मार्गी सन्यास। अब इसका विशेष 5वां, यह एक अभिनव प्रयोग है। इस उपयोगी बनाना सभी छात्रों का ही दायित्व रहेगा। दूसरा, मार्गदर्शक के रूप में श्रेष्ठ सन्यासी रहेंगे। तीसरा, इस पाठ्यक्रम की प्रवेश योग्यता वे ही निश्चित करेंगे। चौथा, छात्रों का विशेष निर्बंध लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और पांचवा, इस पाठ्यक्रम की यशस्विता पितामही विद्यापीठ की विशेष उपलब्धि होगी। अध्याय 4 का 14वां समाप्त। अध्याय 4 का 15वां प्रारंभ। रमणीय वृद्धा अवस्था 4.15, पृष्ठ संख्या 93। रमणीय वृद्धा अवस्था, जीवन की सभी अवस्थाओं में वृद्धावस्था सबसे दीर्घ है, परंतु वह वांछनीय नहीं है। हर कोई वृद्धावस्था से डरता है, बचना चाहता है, परंतु
उसके आगे विवश है, कोई उसे आने से रोक नहीं सकता। आवश्यकता इस बात की है कि वृद्धावस्था का स्वागत हो, उसे सार्थक बनाया जाए, रमणीय बनाया जाए। समाज में वृद्धों की प्रतिष्ठा करना समाज की आवश्यकता है, सुसंस्कृत समाज का लक्षण है। इस पाठ्यक्रम में ऐसा करने का प्रयास किया गया है। देखिए कितना प्यारा एक चित्र भी इसमें दिया गया है। ये इसके बाद चित्र है। इसका उद्देश्य क्या होगा? नंबर 1, वृद्धावस्था को समझना और उसका स्वीकार और स्वागत करने की मनः स्थिति बनाना। नंबर 2, वृद्धावस्था की चुनौतियों का सामना करना। नंबर 3, वृद्धावस्था में करणीय कार्यों को करने की क्षमता प्राप्त करना। नंबर 4, घर में और समाज में वृद्धावस्था के लिए प्रतिष्ठित स्थान बनाना। नंबर 5, घर और समाज में। नंबर 6, उपकारी वृद्धावस्था की संकल्पना विकसित करना। नंबर 2, पाठ्यक्रम किसके लिए है? वृद्धावस्था के समीप पहुंचे वानप्रस्थियों के लिए है, वृद्धों के लिए है, शोधार्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए है। नंबर 3, समय और अवधि, प्रति सप्ताह 2 घंटे का सत्र और 6 मास के लिए। नंबर 4, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। नंबर 1, वृद्धावस्था का वर्तमान समय का परिदृश्य। नंबर 2, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था की ओर। नंबर 3, वृद्धावस्था का प्रारंभ, मानसिक चुनौतियाँ। नंबर 4, वृद्धावस्था की चुनौतियाँ, शारीरिक दुर्बलता और व्याधि। नंबर 5, वृद्धावस्था की चुनौतियां, मानसिक दुर्बलता। वृद्धावस्था की चुनौतियों पर विजय कैसे प्राप्त करें। नंबर 7, वृद्धावस्था की जीवन शैली, दिनचर्या, खान पान, वस्त्र परिधान, मनोरंजन आदि। नंबर 8, वृद्धावस्था में स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन और जीवन चिंतन। नंबर 9, वृद्धावस्था में शिशु, बाल, तरुण, युवा और प्रणों के साथ समायोजन। नंबर 10, वृद्धावस्था के अधिकार और कर्तव्य। नंबर 11, वृद्धावस्था में मार्गदर्शन करने की क्षमता का विकास। नंबर 12, वृद्धावस्था में मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता। नंबर 13, वृद्धावस्था में शारीरिक मानसिक तितिक्षा। नंबर 14, देश और दुनिया के जीवन प्रभाव को समझना। नंबर 15, धर्म सिखाना, वृद्धों का दायित्व। नंबर 16, वृद्ध कुटुंब की शोभा, समाज की शोभा, संस्था की शोभा। नंबर 17, जीवन का हिसाब। नंबर 18, पुनर्जन्म की तैयारी। नंबर 19, अनायास मरण मृत्यु का स्वागत। इस प्रकार अध्याय 4 का 4.15 समाप्त और अध्याय 4 पूर्ण समाप्त। इति शुभम।